गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिस्कस कर रहे थे। 3 एग्जाम्पल किए थे, मॉल्टन NaCl, एक्वस NaCl, थर्ड लिया था ड्राई HCl। ये 3 आपकी बुक में हैं। अब कंपटीशन में अगर आप करना चाह रहे हो तो अपने वैसे तो क्या 3-4 क्लास लग जाती है। नॉर्मली समझना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अगले पेज पे ले लेता हूँ। 12th तक का हो चुका है, अब 12th का इससे कोई लिंक नहीं है। बात समझना, इट एनोड पर उसका प्रोडक्ट बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलाइड ज़्यादा होगा E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका प्रोडक्ट बनेगा H2O। रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर O2 गैस बनाता है, कैथोड पर रिड्यूस होकर H2 गैस बनाता है। सीधा पता है, एनोड प्लस है O माइनस जाएगा O2 बनेगा, कैथोड माइनस है H प्लस जाएगा H2 बनेगा। तो एनोड पर O2 बनना चाहिए, बट तब बनेगा जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वो किसका बनेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ज्यादा? हैलाइड का। तो हैलाइड का प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा X2। इसमें एक्सेप्शन है फ्लोराइड। फ्लोराइड को काउंट नहीं करना है। अगर बल्कि ग्रुप होता, समझना ध्यान से, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बल्कि ग्रुप में कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट, नाइट्रेट है, एटसेट्रा। बल्कि ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होगा। इसका मतलब इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट एनोड पर, वो वाटर के ऑक्सीडेशन से बनेगा। तो वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? प्रोडक्ट O2। यहां हैलोजन गैस था, यहां O2 गैस बन जाएगा। अगर मैं कैथोड की बात करूं, एट कैथोड पर रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। तो समझना, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यहां रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ S एंड P ब्लॉक मेटल लेस देन होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। देखो, अपने एक्वस NaCl की बात की थी, H2O NaCl। इसमें अपने पास Na प्लस भी था, H2O भी था। तो प्रोडक्ट कैथोड पर H2 गैस ऑब्टेंड हुआ था, Na मेटल ऑब्टेंड नहीं हुआ था। इसका मतलब वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे? S और P ब्लॉक से। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वो बनेगा H2O के रिडक्शन से। तो क्या बनेगा? H2 गैस। अगर मैं इसकी बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ D एंड F ब्लॉक मेटल,
ये ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। वैसे भी आपको पता है 11th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इस बार भी पढ़ेंगे। SHE जो था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 था। Cu+2 से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में 0.34 वोल्ट था। तो ज्यादा किसका? कॉपर का। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस बार? प्रोडक्ट ये जो आइंस है डी या एफ ब्लॉक के, वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होंगे, मेटल ऑब्टेंड होगा, मेटल ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। ये इतना सा याद कर लो, पानी की बोतल देना, केवल ये चार्ट याद कर लो, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अब समझना कैसे, मैंने आपको कहा था जब कोई इलेक्ट्रोड गिवन नहीं हो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम कंसीडर करना है, गिवन होगा तब जो गिवन है वो ही कंसीडर करना है। क्वेश्चन समझना, कल मैंने पहला एग्जांपल लिया मोल्टन NaCl, इसमें क्या क्या अपने पास Na+Cl-, इन दो के अलावा कोई कंपटीशन के लिए है ही नहीं। तो ये कैथोड पे गया, ये एनोड पे गया, इसका प्रोडक्ट Cl2 बना, इसका प्रोडक्ट सोडियम बना। जब मैंने एक्वस NaCl की बात की तब मेरे पास तीन चीजें थी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, Na+H2Cl-। अब एनोड पर जाने के लिए इन दोनों में कंपटीशन होगा। एनोड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा उसका प्रोडक्ट बनेगा। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है? हैलाइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से हाई है, इसका मतलब प्रोडक्ट हैलाइड का बनेगा। तो यहां लिख देता हूं हैलाइड का प्रोडक्ट Cl2 गैस। ऐसे ही कैथोड के लिए इन दोनों में कंपटीशन होगा। कैथोड के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका प्रोडक्ट कैथोड पे ऑब्टेंड होगा। सोडियम S ब्लॉक का मेटल है, S एंड P ब्लॉक से वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो प्रोडक्ट वाटर का बनेगा H2 गैस। H2 गैस खत्म। और समझना, इस साल क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4। समझना क्या क्या इसमें, H+SO4-2 और साथ में वाटर। तो इनमें तो कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है, एक ही चीज है कैथोड पे जाने के लिए, ये भी वाटर का पार्ट है, ये भी वाटर का पार्ट है। तो कैथोड पे क्या बना? H2। बट यहां कंपटीशन होगा, ध्यान से देखना, वाटर और सल्फेट में एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन के लिए। बल्कि ग्रुप सल्फेट जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, तो प्रोडक्ट बनेगा वाटर का O2 गैस। O2 गैस। यही क्वेश्चन आया था नीट 2020 में कि एक्वस H2SO4 का PT इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो एनोड पर ऑब्टेंड प्रोडक्ट होगा, तो एनोड पर क्या होगा? O2 गैस। अब आप वहां दिमाग लगाओगे कि H+ में टूटा, S-2 में ये एनोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, SO3 वगैरह कुछ बना देते, वो गलत हो जाता। तो आपको केवल ये टेबल याद रखना है, ये इतना सा टेबल याद है, आप हर क्वेश्चन को सही कर सकते हो। और समझना, अब थोड़ा चेंज करके दो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 in presence of copper इलेक्ट्रोड। इस बार इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया,
अटैकिंग इलेक्ट्रोड दिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। अब आपके पास क्या क्या चीजें समझना, ये मैंने सेल लिया, ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का, कैथोड सॉरी एनोड, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है कॉपर का जो कैथोड का काम कर रहा है। यहां मैंने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट मींस Cu+2 SO4-2, एक्वस सॉल्यूशन है साथ में H2। अब एनोड पर रिएक्शन कौन सी होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किन किन का हो सकता है, तो H2O का हो सकता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा O2। ऑक्सीडेशन सल्फेट का हो सकता है, पहले प्रोडक्ट बनेगा S2O8-2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की छोड़ दो एक बार। प्रोडक्ट बन सकता है Cu का Cu+2। अब कहेंगे Cu कहाँ है, तो Cu ये पड़ा एनोड के फॉर्म में। अब इन तीनों की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कॉपर का। कॉपर का कम से कम याद रखो 11 दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल था +0.34 वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -0.34 वोल्ट। और वाटर का अपने को पता है -1.48 आता है ओवर वोल्टेज से, और वाटर का अपने को पता है सल्फेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब सल्फेट तो सबसे कम था। तो यहां एनोड पर जो इलेक्ट्रोड ले रखा है वो डिसएपियर होकर ऑक्सीडाइज होकर Cu+2 बनाएगा। जो यहां इलेक्ट्रोलाइट था उसका यूज नहीं आया, यहां इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होकर Cu+2 बना रहे। अब कैथोड पे आ जाओ, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए कंपटीशन होगा वाटर में, वाटर के बाद Cu+2 में, और तीसरा बस 2 ही है Cu+2 एंड वाटर। ये आप यहां से चेक कर सकते हो। डी और एफ ब्लॉक के मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, इसका मतलब Cu का ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो Cu ये भी यहां आके डिपॉजिट हो जाएगा। ये कॉपर मेटल की रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। तो इसमें केवल आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करना है कंपटीशन के लिए। अब आपकी कंपटीशन की जो भी आपके पास गाइड है, उस गाइड में खूब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप चेक करना वो एग्जाम्पल इस टेबल के अकॉर्डिंग आपके सही हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ अपनी बात खत्म होगी 3 एग्जाम्पल पे। ये केवल एक पेज थोड़ा सा बताया कि थोड़ा बहुत कंपटीशन का याद रह जाए। अब आगे बात करते हैं कंडक्टर। खूब बार पढ़ा हुआ है अपने कंडक्टर, सॉलिड में भी पढ़ा था, कंडक्टर पढ़ा था। द सब्सटेंस which conduct the electricity are known as conductor. The substance which conduct the electricity is known as conductor. Conductors are 3 types. फर्स्ट बात तो ये समझो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके थ्रू होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो या तो कंडक्ट होगी फ्री इलेक्ट्रॉन से या कंडक्ट होगी फ्री आयन से। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मेटल में होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। तो
फर्स्ट कौन सा बना? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोला? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट हो। इसमें डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे? इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल all metals and graphite। ग्रेफाइट मेटल नहीं है बट ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ऑल मेटल्स का मतलब एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा ऑल मेटल्स, एग्जाम में आएगा जिंक विच टाइप ऑफ कंडक्टर, तो सीधा पता है जिंक मेटल है। मेटल इसका मतलब वो कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरा समझना, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्री आयंस के थ्रू, किसके थ्रू? फ्री आयंस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर। आयोनिक कंडक्टर। फ्री आयंस किससे ऑब्टेंड होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द कंपाउंड्स विच आयनाइज्ड इन वाटर और पास्ड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आयंस हमेशा इलेक्ट्रोलाइट से ऑब्टेंड होंगे, इसलिए इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे? द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू फ्री आयंस आर नॉन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एग्जाम्पल, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड्स की बात करूं, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हो तो आयंस फ्री नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड होंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं आयोनिक कंपाउंड को मॉल्टन फॉर्म में लाता हूं फ्यूज्ड करके, या मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो आयंस फ्री हो जाते हैं, तब वो कंडक्टर है। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हुआ? मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स, मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब वो NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैसा भी एक्वस या मॉल्टन सॉल्यूशन दे, वो आयनिक कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों से हो तब उसको नाम देते हैं मिक्स्ड कंडक्टर। क्या नाम देंगे? मिक्स्ड कंडक्टर। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर नोन एज मिक्स्ड कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल, सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। जैसे मान लीजिए 11th क्लास में आपने एस ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा था। एस ब्लॉक में दो ग्रुप थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ग्रुप की मेटल थी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव था। सेकंड ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। इसको मान लीजिए मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको भी M से। ये +1 आइंस फॉर्म्ड करेगा, ये +2 आइंस। ये 11th में था एस ब्लॉक में, जो बता रहा हूं आपको। एस से रिएक्शन थी, मान लीजिए मैंने Na लिया एस ब्लॉक फर्स्ट, इसको मैंने अमोनिया में डिसॉल्व किया, लिक्विड अमोनिया, तो Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आइंस में कन्वर्ट होगा। ये एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है
तो सोडियम आयन किस में डिसॉल्व रहेगा? अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में। इलेक्ट्रॉन भी डिसॉल्व रहेगा लिक्विड अमोनिया में, और ये सॉल्यूशन तो फ्री है। इसके नंबर ऑफ मोल्स लेता हूं x, इसके y, तो अमोनिया यहां कितना आ जाएगा? x प्लस वाई। अब मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह मैग्नीशियम की बात करता, Mg, तो यहां Mg प्लस 2 ऑब्टेंड होता, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आती अमोनिया हो जाते x इंटू 1 x, y इंटू 2 2y, x प्लस 2y। तो ये तो आपके पढ़ना नहीं है, ये पता है, केवल ये बताना है कि एस ब्लॉक मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करें तो आयंस भी फ्री रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री रहेंगे। अब दोबारा समझ लो, कहीं पे भी सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया दिख जाए तो आपको मिक्स्ड करना है, मॉल्टन या एक्वस सॉल्यूशन दिख जाए तो आयनिक करना है, कुछ नहीं दिखे तो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी बात की, सिल्वर किस टाइप का कंडक्टर है? तो सिल्वर मेटल है, मेटलिक कंडक्टर। या मैंने ये पूछा कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू कंडक्ट होती है? इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू कंडक्ट होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या मैंने ये पूछा सॉल्यूशन ऑफ सीजियम इन लिक्विड अमोनिया, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल इन लिक्विड अमोनिया, कौन सा आ जाएगा? मिक्स्ड कंडक्टर। ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी किससे कंडक्ट होगी? बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन से। आपके सिलेबस में ये 2 ही टाइप्स दे रखे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड आयोनिक। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है मिक्स्ड वाला। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बुक से रीडिंग लगानी है आपको। क्या क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। फर्स्ट डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू फ्री आयंस, पहला डिफरेंस। दूसरा, इसमें केमिकल चेंज नहीं होता, नो एनी केमिकल चेंज अकर इन केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज होगा, आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा। डू नॉट चेंज इन अमाउंट ड्यू टू नो केमिकल चेंज। जब कोई केमिकली चेंज नहीं हुआ, केवल इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू पास हो रहे हैं, इसका मतलब जब केमिकल चेंज नहीं है तो अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चेंज द अमाउंट, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब यहाँ केमिकल अमाउंट चेंज होगी। डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एटम्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा जिससे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। यहां कंडक्टिविटी इंक्रीज्ड विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होगी जिससे ये इंक्रीज होगा। तो ये 4 डिफरेंस है, चारों डिफरेंस बुक से रीड करने, एज इट इज लिखने हैं। नेक्स्ट समझना, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और ऐसे भी नाम आ सकते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको दोबारा रिपीट कर दूं। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एनोड, कैथोड, कनेक्ट विद बैटरी। ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये डिसोसेट होगा A प्लस B माइनस, एनोड पे जाके न्यूट्रल हुआ, B में इलेक्ट्रॉन फ्री हुए जो एनोड टू कैथोड मूव करेंगे, तो करंट हमेशा कैथोड टू एनोड मूव करेगा। ये A प्लस इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं। अब समझो, यहां B डिपॉजिट हुआ W1 ग्राम, यहां
ए डिपॉजिट हुआ W2 ग्राम, दोनों मिलाकर डिपॉजिट हुए मान लीजिए W ग्राम। कब? जब आपने बैटरी से Q इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब अपनी ये कह रहे हैं कि जो पास्ड इलेक्ट्रिसिटी उसके दो वर्क थे, इलेक्ट्रोलाइज्ड को आयनाइज्ड करना, आयंस को अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करना। तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो ही यहाँ पे ये सब्सटेंस आयंस डिपॉजिट होंगे। तो डिपॉजिटेड अमाउंट और पास्ड इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो माइकल फैराडे ने प्रपोज किए थे, इसलिए इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ। इसने दो लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ क्या था समझना, अगर मैंने शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की तो शॉर्ट टाइम के लिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ये अमाउंट कम डिपॉजिट होगी। लॉन्ग टाइम तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, लॉन्ग टाइम तक इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यहां लार्ज अमाउंट ऑब्टेन्ड होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा आप सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे डिपॉजिटेड अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपॉजिटेड अमाउंट एट इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड अमाउंट एट कैथोड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन सेल। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेल में पास करोगे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करें तो W इज इक्वल टू ZQ। Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ते हैं, यूनिट होती है कूलाम। Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। वी नो वेल दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी, कूलाम इज इक्वल टू एम्पीयर इंटू सेकेंड। तो इक्वेशन 2 को क्या ले सकते हो? W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। Z क्या है? Z इज केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। Z इज केमिकल इक्विवेलेंट। अब ऐसे समझो, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, पहले इक्वेशन 2 से चेक करो, अगर Q की वैल्यू 1 है, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 W इज इक्वल टू Z। अब इक्वेशन 3 से चेक करो, I की वैल्यू 1 एम्पियर, T की वैल्यू 1 सेकेंड, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? Z। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 केमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर रहा है। केमिकल इक्विवेलेंट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of electrolytes deposited at electrode when 1 ampere current passed in 1 second or passed 1 coulomb electricity। या तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो 1 कूलाम, करंट बोलते हो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करने पे जो अमाउंट डिपॉजिटेड होगी वो केमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये फर्स्ट लॉ था, मेनली आपको ये याद रखना है, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q। सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे।
सेकंड लॉ आपने 11th में भी पढ़ा था इक्विवेलेंट मास के लिए। मान लीजिए मेरे पास मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो सीरीज में कनेक्ट है। मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्ट है। ये एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। आपकी बुक में एक लाइन का लॉ दे रखा है बट इसको समझने से इजी रहेगा। इनको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये देखो, जब ये सेल सीरीज में कनेक्ट है इसका मतलब इनमें सेम करंट सेम टाइम तक पास होगा, ये सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्योंकि सीरीज में है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है CuSO4 का, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड का। जैसी मैं बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो यहां कैथोड पर डिपॉजिट होगा Cu+2 Cu के फॉर्म में, यहां जिंक +2 कैथोड पर डिपॉजिट होगा जिंक के फॉर्म में, यहां Ag+ डिपॉजिट होगा Ag के फॉर्म में। मान लो यहां कॉपर डिपॉजिट हुआ W1 ग्राम, ये अपने इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास मैं कंसीडर करता हूं E1, उसके रेशियो में आएगा। W1 रेशियो में होगा E1 के। ऐसे यहां डिपॉजिट हुआ जिंक W2 ग्राम, इक्विवेलेंट मास है E2, तो ये E2 के इक्विवेलेंट में होगा। अब इसी इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। W1/W2 इक्वल E1/E2 से दूसरा रिजल्ट निकल गया अपने पास, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल E। बस इतना ही याद रखना था, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल E। चाहे इसको डिपॉजिटेड अमाउंट इज इन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास बोले या डिपॉजिटेड अमाउंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आवर इक्विवेलेंट मास बोले, एक ही बात है। इसका अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बात करें, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में कनेक्ट सेल में पास करें तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगी वो अपने इक्विवेलेंट मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। ये आपको सेकंड लॉ याद रखना है। मैंने मास W माना है, बुक में स्मॉल m मान सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है E के। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करूं तो ये आएगा मेरे पास W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। रेशियो के फॉर्म में लेना चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, W1/E1 इक्वल W2/E2। उसका भी मीनिंग है, बाद में बताएंगे क्या है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को कंबाइन करूं, ये मेरे पास फर्स्ट लॉ था W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये W इज इक्वल टू Z कुछ से भी ले ले। मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूं, कोई से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले लिया, मान लीजिए मैंने W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ये फर्स्ट लॉ से था। अब मैं इसमें सेकंड लॉ अप्लाई करूं, सेकंड लॉ अप्लाई करने का मतलब है W1 Z1 I1 T1, W2 Z2 I2 T2। सेकंड लॉ क्या है? सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम तक पास करना है। मतलब I1 इक्वल होगा I2 के, T1 इक्वल होगा T2 के। तो अगर मैं इसमें इसको डिवाइड करूं तो W1/W2 इक्वल होगा Z1/Z2। ये तो आपस में इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। I1/I2 1, T1/T2 1। इसका मतलब W1/W2 किसके इक्वल होगा? Z1/Z2। यहां W1/W2 इक्वल है E1/E2 के,
तो अगर मैं इस W1 अपॉन W2 की वैल्यू फर्स्ट लॉ से ये भी तो ले सकता हूँ, Z1 अपॉन Z2। इसका मतलब मैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को कंबाइंड करूँ तो E1 अपॉन E2 जो है ये इक्वल है W1 अपॉन W2 के, जो इक्वल है Z1 अपॉन Z2 के। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से क्या कंक्लूजन निकला वो देखना। जो इक्वेशन 2 से 1 का है, इक्वेशन 2 का 1 से, मतलब W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2, इसका मतलब W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल E, तो यहां E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा Z के। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आएगा F। इस F को नाम देते हैं F, फैराडे नंबर। फैराडे नंबर, फैराडे नंबर क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल, इसकी वैल्यू याद रखिए 96500 कूलाम और एम्पियर इनटू सेकेंड। कूलाम और एम्पियर इनटू सेकेंड। पहले ये वैल्यू की बात करें, समझना ध्यान से। F फैराडे नंबर है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है समझना, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ 1 मोल को रिमूव कर दो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम और एम्पियर इनटू सेकेंड। इनटू 1 मोल को लिख रहा हूं 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रिजल्ट आएगा 96500 अप्रॉक्सीमेट। ये फैराडे नंबर है। अब वापस देखना इसमें, अगर मैं Z की वैल्यू वापस पुटअप करता हूं तो E इजिकल टू F इंटू Z किसके इक्वल था, वापस देखना W इजिकल टू Z इंटू आई इंटू टी था, तो Z किसके इक्वल हुआ W अपॉन आई टी, W अपॉन आई इंटू टी। ये सेकेंड लॉ है। एक्चुअल में आप सेकंड लॉ में एक ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से। ये फॉर्मूला याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये दो ही फॉर्मूले मेन काम के, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, बट इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको अपने दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे सोल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल, उस पर अपने कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।